हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो हमारा हिंदी का बुक है, इसी का सिलेबस पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे बिहार बोर्ड 10th क्लास के जो स्टूडेंट है, जो नॉन हिंदी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। पहले मैं इसका आपको जितना भी सिलेबस है, क्या कौन कौन सा चैप्टर है, वो सब बता देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आप सभी को इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि एग्जाम में आप लोग का एक भी क्वेश्चन न छूटे। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये पहला जो चैप्टर उसका नाम है तू जिंदा है। तो क्या है नाम इसका? है तू जिंदा है। तो ये एक कविता है जो शंकर सलेंदर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? शंकर सलेंदर के द्वारा लिखा गया। ओके, चलिए आगे। अगला चैप्टर है ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ये प्रेमचंद की बहुत ही फेमस कहानी है, ठीक है ना, ईदगाह, ठीक है। और ये सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। ईदगाह कहानी इनका बहुत ही फेमस है। जैसे कि इनका उपन्यास जो गबन है और गोदान है, उसी प्रकार ये प्रेमचंद की जो कहानी है ईदगाह, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, तीसरा चैप्टर है जो वो है कर्मवीर। कर्मवीर एक कविता है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। इन्हीं को हरिऔध भी कहा जाता है। ओके, फिर अगला चैप्टर है चौथा चैप्टर बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में इनकी विशेषताओं का चर्चा इसमें किया गया है। तो ये एक रेखा चित्र है जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है। अगला चैप्टर है हुन्नू का जलप्रपात। हुन्नू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना। यानी इसमें जो इसके जो लेखक है कामता प्रसाद सिंह, इन्होंने हुंगरू तक पहुंचने तक का जितना भी रास्ता है और उस मार्ग में जो भी दृश्य उन्होंने देखा है, उसका चर्चा यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो इसलिए हुन्नू का जलप्रपात एक बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है, जिसे हम लोग को एक बार जरूर घूमना चाहिए वहाँ पर। अगला है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे कविता है जो बिहारी के द्वारा ही लिखे गए हैं। ओके, फिर आगे है अगला चैप्टर है ठेस। ठेस एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति है जो कि शीतल पाटी बनाने का बहुत ही अच्छा कारीगर है। उसी की पर आधारित ये कहानी है, और ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। अगला है चैप्टर 8वां चैप्टर है बच्चों की दुआ। बच्चों की दुआ ये कविता जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों ने बचपन में या कभी न कभी तो एक गाना या कवाली सुना ही होगा कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये वही है, वो जो गाना है इसी कविता पर बना हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसको देते हैं। चलिए आगे है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग एक एकांकी है जो वंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। अशोक का शस्त्र त्याग एक एकांकी जो है वंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो अशोक है उसने अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर अटैक कर दिया था। ओके, कलिंग पर जब अटैक कर दिया था तो इसने कलिंग के शासक को पराजित करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तब उसकी जो बेटी थी पद्मा, ठीक है, उसने अपनी स्त्रियों का एक सेना बनाई और अशोक से युद्ध करने के लिए चली आई। लेकिन अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र उठाने से मना कर दिया, और तब से अशोक ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, ठीक है ना। और ये जो कलिंग है अभी का वर्तमान का जो उड़ीसा है, उसी को कलिंग कहा जाता है। ओके, चलिए, तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला चैप्टर है 10 चैप्टर कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या का मतलब है जब किसी चीज से जलन होता है, ठीक है ना, जलन होता है, उसी को ईर्ष्या कहते हैं। ओके, तो कहा जाता है कि ईर्ष्या कभी भी मन से नहीं जाती। जैसे कि किसी के पास साइकिल नहीं है और किसी दोस्त के पास साइकिल है, तो वो साइकिल के लिए सोचता है कि मेरे पास भी साइकिल हो जाए। जब अगर उसके पास साइकिल हो जाए तो किसी का बाइक देखता है तो सोचता है कि मैं बाइक खरीद लूँ। अगर किसी के पास बाइक है तो वो सोचता है कि मैं कार खरीद लूँ, ठीक है। तो ये ईर्ष्या कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अपने भाई बहन से, दोस्त से, पड़ोसियों से ये ईर्ष्या होती रहती है। ओके, ईर्ष्या पर ही रामधारी सिंह दिनकर ने ये निबंध लिखा है। ओके, ये रामधारी सिंह के दिनकर की बहुत ही खूबसूरत निबंध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है
11 नंबर की कबीर के दोहे। कबीर के दोहे कविता जो कबीरदास के द्वारा ही लिखा गया है। आगे है विक्रमशिला। विक्रमशिला ये भागलपुर में एक विश्वविद्यालय था, ठीक है, और इसको ये धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है ना, और ये भागलपुर में है, ठीक है, ओके, भागलपुर में, और उस समय शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र था, ओके। तो ये एक निबंध है जो विक्रमशिला पर आधारित है, यानी विक्रमशिला के गौरव की चर्चा करती है, और ये पापू विषय यानी पाठ्य पुस्तक बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है आपके पुस्तक में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कि दीदी की डायरी। ये एक डायरी है जो संकलित की गई है, ठीक है ना, यानी जो दीदी थी उनकी डायरियों को लेखक ने, मतलब डायरी में तो बहुत सारे पेज होते हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पेजों को यहाँ पर इस कहानी में लिखा गया है, ठीक है ना। आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सभी डायरी के पेज पर डेट देकर उस दिन का घटना का चर्चा किया गया है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है 14 नंबर पीपल, यानी पीपल और पीपल का पेड़ और उस पर बैठने वाली पक्षियों का चर्चा किया गया है। यह कविता है जो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखी गई है, ओके। आगे है दीनबंधु निराला। इसमें यह एक निबंध है जो जिसमें दीनबंधु निराला जी की चर्चा की गई है, उनके अच्छाइयों और व्यक्तिगत जो सोच उस पर प्रकाश डाला गया है, और ये लिखा गया है आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा ये लिखा गया है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा क्लीन कर ले हम, ठीक है। अब देखते हैं खेमा। जो खेमा एक बहुत ही गरीब बच्चा था, जो एक जो चाय का टपरी जो ठेला लगता है उसी पर काम करता था, ठीक है ना, और इसमें अच्छा योग्यता था जिसको लेखक ने देखा और इसे अपने घर लाया और इसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया। तो ये कहानी है, ये भी एक संकलित कहानी है, ठीक है ना। आगे है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ ये एक कविता है, ठीक है ना, यानी इसमें जो स्लम बस्ती है उसकी चर्चा की गई है कि वहाँ के लोग जो, जैसे कि स्लम बस्ती में आप कभी जाएंगे तो वहाँ देखिएगा कुटीर उद्योग, यानी लोग छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अगरबत्ती बनाना, ठीक है ना, फूल पत्ती का माला वगैरह बनाना, ठीक है ना, तो छोटे छोटे काम करते हैं कुटीर उद्योग में, और वहीं से बन के हम लोग के पास इतना खूबसूरत अगरबत्ती वगैरह ये सब आती है। तो वही कहते हैं, इसमें जो अरुण कमल जी के द्वारा लिखा गया है उसी में इन्होंने कहा है जो खुशबू रचते हैं हाथ, यानी जो स्लम बस्ती है वहाँ के लोगों के हाथों में खुशबू रचते हैं, ओके। आगे है, अगला है कि हौसलों की उड़ान। हौसलों की उड़ान ये एक निबंध है, ठीक है ना, इसमें जो महिलाएं जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था उन लोगों ने कैसे अपने संघर्ष के बावजूद भी अपने मुकाम को हासिल किया, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो स्त्रियां है, जो लड़की है, उनका जब घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो वो लोग कैसे घर वालों से लड़कर पढ़ाई पूरा किया अपना, और उन्होंने अपना अचीवमेंट हासिल किया, ठीक है ना। तो उसी पर ये कहानी है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग स्त्रियों की घटना इसमें लिखी गई है, ठीक है ना, और ये लिखा गया है पापू विषय यानी पाठ्य पुस्तक बिहार सरकार के द्वारा ये लिखा गया है, ओके। चलिए आगे है। अगला है जननायक कर्पूरी ठाकुर, यानी इसमें कर्पूरी ठाकुर की जीवनी की चर्चा की गई है। कर्पूरी ठाकुर कितने महान व्यक्ति थे, लोगों की का मदद कैसे किया करते थे, ठीक है ना, और ये भी पाठ्य पुस्तक बिहार सरकार के द्वारा इस पुस्तक में दिया गया है, ओके। चलिए अगला है झांसी की रानी। इसमें ये कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत ही अच्छी एक कवित्री है, ठीक है। तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के वीर गाथाओं का चर्चा अपने इस कविता में किया है। आगे है चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर ये एक हास्य व्यंग है जो बेढब बनारसी के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो लेखक है उनको, वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे तो उनको भी शौक था कि हम भी एक बार बीमार पड़े, ठीक है। जब बीमार पड़ते हैं तो बहुत लंबे समय तक बीमार पड़े रह जाते हैं, इसी का चर्चा इसमें किया गया है, और ये थोड़ा सा बहुत ही हास्य, आप पढ़िएगा तो आपको हंसी भी आएगा इस चैप्टर में, ओके। अगला है सुदामा चरित्र। सुदामा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, तो ये कविता है जो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है, ओके। और फिर लास्ट चैप्टर है राव भट्ट के हिरण के बच्चे। ये एक कविता है, ठीक है, राव भट्ट के हिरण के बच्चे, ओके। ये एक कविता है जो डॉक्टर नी के द्वारा लिखा गया, ये एक वियतनाम के लेखक थे, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम अपने जो 5 दोस्त थे 5 दोस्त जो है उनको शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। और अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं सबका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो गुड बाय, जय हिंद।